6 नहीं, मेरे ख्याल से 7 ही है, सही है। पेज नंबर 416। Sultan is working as electronic engineer with Ansari Electrical Company Limited. He has provided you the following information for tax year 30 जून 2023. His monthly cash enrollment are as follows. 20 मिनट लगाइएगा, इससे ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा। चलें जल्दी करें। You know I am very busy. Oh sorry, you know you are very busy. I am वेला। बेसिक सैलरी पुत्र हॉर्न पेज नंबर नहीं, हॉर्न गड्डी लंघ गई। ये शेयर दे रहे हैं, खराब कर रहे हैं पेज नंबर बता के। 480,000 into 12 बच्चा है, मैं तो मुझे पता है बच्चा है ये जी। ठीक है, ये इस हंसने मुस्कुराने का टाइम नहीं है, ये मेडिकल अलाउंस निकलवाने का टाइम है। खसियानी हंसी हंस के मत आया करें, मान जाया करें कि आप लेट हो गए हैं। अच्छा बताएं लॉजिक के ऊपर, अब मैं वो रूल नहीं खोल रहा कि मेडिकल अलाउंस भी और हॉस्पिटलाइजेशन भी हो, तो अगर हॉस्पिटलाइजेशन एज पर टर्म्स है, भाई ये ऊपर लिखा हुआ है आज, असल में ये लाइन तो तीनों के साथ मिल रही है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के साथ मिलानी है मैंने बस। हॉस्पिटलाइजेशन एज पर, तो हॉस्पिटलाइजेशन एज पर टर्म्स होने की वजह से जब माफ होगी तो फिर मेडिकल अलाउंस को भी 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक माफ करें या उसको टैक्सेबल कर दें। तो छोटा सा करके लिख लेते हैं, इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं और इसको टैक्सेबल कर देते हैं। बाकी फिलहाल मैं ये लाइन पढ़ लूंगा जब टाइम आएगा, फिलहाल इसको टैक्सेबल करें। आइए आइए बैठिए, पीजिए लीजिए। मेडिकल अलाउंस सलोर क्या बोल रहे हो? अच्छा जी, हमें तो सलोर और दरे का ही पता है बस। अच्छा जी, सलोर मेश दरे रोज, बस हमें तो ये चीज़ें पता है। ओके, यूटिलिटीज अलाउंस 55,000, 55,000 ज़रा 12 660। अच्छा भाई मुझे ये बताइएगा कि ये उसको घर दे रहा है या हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है? यार ये ना गलत है, ये मेरे ख्याल से उससे गलती हुई है। ऊपर फिर इसको कैश रिम्यूनरेशन नहीं लिखना चाहिए था, ये उससे गलती हुई है। इसको लिखना चाहिए था जहाँ फॉलोइंग बेनिफिट्स आर अवेलेबल। तो वैसे ये अकोमोडेशन है, मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो कैश में नहीं दी जा रही भाई, ये देयर इज एन एरर इन क्वेश्चन। बहुत पुराना है, जाहिर बात है। आजकल के सवाल जाके देखें ना, आजकल के सवाल में कोई दिखाता हूँ जहाँ पे ये लाइन लिखी हो, समझ गए ये बात क्या है? जब वो दे रहे कहते हैं कि अकोमोडेशन इतने किराए पे मिल रही है, इसका मतलब है इसने क्या दी हुई है हमें, अकामो। कोई लेटेस्ट अटेम्प्ट में उठा के देखता हूँ ये लिखी हो और ऊपर क्या लिखा, ऊपर फिर कैश रिम्यूनरेशन नहीं लिखा होगा। कोई सवाल में देखता हूँ जिसमें यही लिखी हो, मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट अकोमोडेशन, पेज नंबर 428, मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हिज मंथली रिम्यूनरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड आर गिवन। ये भी थोड़ा सा रिम्यूनरेशन का लफ्ज भी खतरनाक है, लेकिन आईकेप हमेशा अकोमोडेशन का मतलब ये ले रहा है कि वो उसको घर दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि जब पैसे देगा ना तब वो लिखेगा हाउस रेंट अलाउंस।
तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउस रेंट अलाउंस और रेंट फ्री अकोमोडेशन देने में क्या डिफरेंस है। हाउस रेंट अलाउंस होता है कि तुम्हें मैं घर नहीं दे रहा, लगा बंदा कैश दे रहा हूं। हाउस रेंट अलाउंस को सिंपली 12 से मल्टीप्लाई करना होता है अगर महीने का है। और जो अकोमोडेशन है उसमें फिर हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी या अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, और अगर अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड गिवन ना हो तो फिर फेयर मार्केट रेंट। जी माय डियर बताएं, वापस आ जाए, इसको अकोमोडेशन ही लें, अकोमोडेशन ही दी हुई है, लिखा हुआ है उसने ऊपर, कैश को मैं इग्नोर कराऊंगा उसको। मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अच्छा जी, अकोमोडेशन हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फेयर मार्केट रेंट बोलें 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12। जी व्हाट इज हायर, आप किताब निकालो ना माय डियर। 2592। चलो इनसे शेयर कर लो, इनके पास बैठ जाओ, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनके पास आप बैठे हो, आपकी तरह के। चलें जी, बस खुश रखा करें दाएं बाएं वाले को इस तरह की बातें करके। ओके लीव इनकैशमेंट भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एग्जाम्प्ट होती है, बाकियों को नहीं एग्जाम्प्ट होती। बताएं कितनी है। आगे हॉस्पिटलाई, अगर हॉस्पिटलाइजेशन टैक्सेबल करनी होती तो इलाज का खर्चा ढूंढना था। वैसे आमतौर पे 3 चीजें दी होती हैं इसमें कंफ्यूज करने के लिए, कि एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने इतने पैसे दे रहे या हर साल इतने पैसे दे रहे। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा मैं 15 लाख तक का इलाज करवा दूंगी, इस साल 4 लाख का इलाज करवाया, तो ये जो 4 लाख टाइप फिगर मैंने बोली है ये ढूंढनी होती है, इलाज का खर्चा ढूंढना होता है, लेकिन करना तो वो भी एग्जाम्प्ट ही है। वैसे हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, मींस एम्प्लॉयर खर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा, इंश्योरेंस कंपनी खर्चा बर्दाश्त करेगी, लेकिन ऑब्वियसली एम्प्लॉयर को इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना पड़ेगा। 15 लाख तक इंश्योरेंस कंपनी इलाज कर देगी और एम्प्लॉयर ने 55,000 दिए, एक्चुअल इलाज का खर्चा फिर मिसिंग है। असल में जिस चीज को मैंने एग्जेम्प्ट करना था वो अमाउंट भी मिसिंग है, तो बहरहाल एग्जेम्प्ट ही है। हॉस्पिटलाइजेशन एग्जेम्प्ट बिकॉज एज पर टर्म्स। He is allowed to use his personal car for office. एम्प्लॉयर ने गाड़ी नहीं दी हुई, इसके पास अपनी गाड़ी थी, शायद नौकरी करने से पहले इसने खरीदी हो, या सुल्तान की भी सुल्ताना होती है। He is allowed to use his personal car for office use. वो घर की गाड़ी दफ्तर के कामों में इस्तेमाल करता है। घर की गाड़ी का खर्चा 5,50,000 हुए, रनिंग एंड मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस वगैरह, पेंचर वगैरह, ट्यूनिंग वगैरह और रनिंग वगैरह, पेट्रोल का खर्चा, ये सारा 5,55,000 हुए। 15% घर के खर्चों से है। रीइंबर्स एम्प्लॉयर ने 5.5 लाख कर दिया उसको। आप बता दें कितनी रीइंबर्समेंट ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है? 85%। लेकिन उससे तो एम्प्लॉय को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन वो 5.5 लाख का 15% जो पेट्रोल इसने अपनी जेब से डलवाना था, ये किसकी जेब से डल गया? तो रीइंबर्समेंट जब दफ्तर के काम में इस्तेमाल हो जाए तो इग्नोर करेंगे, और रीइंबर्समेंट जब घर के काम के लिए इस्तेमाल हो तो उसको ऐड करेंगे। बताएं 5.5 लाख का कितने % पेट्रोल आपने घर की सैर में, घर वालों के साथ सैर में जाया किया? इसमें ना एक रूल इस तरह लिख लें, रीइंबर्समेंट नॉट फॉर ऑफिस, नॉट फॉर ऑफिस वाली बताया करें, नॉट फॉर ऑफिस वाली 15%, नॉट फॉर ऑफिस वाली 85%, तो नॉट फॉर ऑफिस 550,000 मल्टीप्लाइड बाय
चलें जी, 2 लाख उसको मिला है किसी प्राइवेट कंपनी से अटेंडिंग अ बोर्ड मीटिंग। भाई ये ना इस कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। भाई इधर देखो, व्हाइट बोर्ड की तरह देखो भी जो मैं पढ़ा हूँ, ये इस कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। अगर ये इस कंपनी में डायरेक्टर होता तो बोर्ड मीटिंग की फीस भाई घर लेके जाते हैं लोग, ये बेनिफिट होता है, ये सैलरी में जाता। बीना सिकंदर वाले सवाल में बोर्ड मीटिंग की फीस हम लेके गए थे, क्वेश्चन नंबर 14 है। बीना सिकंदर वाले सवाल में हम बोर्ड मीटिंग की फीस लेके गए थे सैलरी में, क्योंकि बीना सिकंदर इज डायरेक्टर, यहां पे तनख्वाह भी ले रही है और फिर यहां बोर्ड मीटिंग भी अटेंड कर रही है। तो अगर एम्प्लॉय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट हो तो फिर तो वो डायरेक्टर है, तो फिर उसको सैलरी की मद में ही बोर्ड मीटिंग के पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, वहां नौकरी नहीं करता, तो इसको फिर बेहतर है कि ले जाएं अदर सोर्स में। लेकिन इसको घर में कंपेयर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 से, वहां ऑब्वियसली सैलरी में जाना था क्योंकि उधर ये डायरेक्टर थी और इधर ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। ले इसको अदर सोर्स में, अदर सोर्स को क्लोज ना कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार ये पॉज कर दो, इसमें क्या, इसको क्या कीजिएगा आप अदर सोर्स में ले जाएं, कराएं जी। वर्किंग नंबर खत्म हो गया, सैलरी का डाटा तो सैलरी का तो क्लोज कर दें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बोर्ड मीटिंग के पैसे मैं देख लेता हूं। अब नहीं, अब नहीं, हॉर्न नहीं, अब बेटा मैं खुद ही पानी ले आती हूँ अपने लिए, तुम लेटे रहो बस, लगे रहो मोबाइल पे। पूरी रात लगे रहने मेरा मुंडा मोबाइल पे, इसी भी माए हैं जो बहुत तंग है बच्चों से। अच्छा जी, A lump sum of 12 लाख was received as author of literary work. Sultan took 3 years to complete. अगर किताब लिखने पे 24 महीने से ज़्यादा लगें तो आपके पास ऑप्शन है कि इसको 3 साल में इनकम में डाल दें। अच्छा, एक सवाल पास पेपर का भी आया था, वो हमने किया था, उसमें ना उसने रिक्वायरमेंट में डाला हुआ था कि अदर ऑप्शन क्या अवेलेबल है। असल में पूरा इनकम में डालना जनरल रूल है और अदर ऑप्शन अवेलेबल है कि 3 सालों में डाल दें। लेकिन उस सवाल में ना रिक्वायरमेंट में, अगली रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ था अदर ऑप्शन क्या है, इसलिए उसमें मैंने कहा था, पास पेपर का सवाल था कि बेहतर है फिर पहले आप पूरे को इनकम में डाल दें ताकि अदर ऑप्शन में वो डिस्कस कर लें। मेन ऑप्शन ये है कि पूरे को इनकम में डालें। लेकिन इधर मैं आपको ये मशवरा दूंगा, इधर सवाल में और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो बेहतर है दोनों में से फिजिबल चीज़ करें जो फिजिबल है। फिजिबल क्या है, फौरन इनकम में डाल दें या आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से फायदा होगा ना, जनरल रूल फौरन ही है, आहिस्ता आहिस्ता से फायदा होगा। आहिस्ता आहिस्ता ऑप्शन है, आहिस्ता आहिस्ता ऑप्शन है, जनरल रूल नहीं है। देखें क्या लिखा हुआ है ऑथर के साथ, वेयर टाइम टेकन बाय एन ऑथर लिटरेरी द ऑथर मे, ये ऑप्शन है। जनरल जनरल रूल है कि पूरा इनकम में डाल दें एक ही साल। लेकिन इधर मैं क्यों ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं, बस ठीक है, ऑप्शन तो है ना, उसको यूज करें, फायदा होगा इससे। तो रॉयल्टी टोटल 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय ले जाएं कोई ऐसा मसला नहीं। कि मेरे ख्याल से प्रोविजंस ने इसलिए डाली होगी, ऑप्शन देखना चाह रहा होगा बच्चों को आती है या नहीं, मेरे ख्याल से तो दोनों सूरतों में दे सकते हैं नोट। ओके माय डियर,
सुल्तान इज ऑल्सो अ पार्ट टाइम सिंगर। सुल्तान पार्ट टाइम लोगों को गुमराह करता है, सुबह तो जाके नौकरी करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। एंड ओन्स अ स्टूडियो, उसके लिए पूरा इसने एक स्टूडियो बनाया हुआ है। ही सोल्ड द बिल्डिंग, जिसमें स्टूडियो की चीजें पड़ी हुई थी, उसने 10 मिलियन की बिल्डिंग बेच दी। एंड शिफ्टेड हिज मौसीकी के आलात टू न्यू बिल्डिंग विच ही परचेज फॉर 74.82 मिलियन। ही रिसीव्ड 25 लाख रुपया फ्रॉम हिज फादर इन कैश एज लोन टू पे फॉर हिज, इसको तो अदर सोर्स में डाले ना, अभी स्टूडियो की स्टोरी तो बीच में चल रही है। लोन कैश में नहीं लेना चाहिए, लोन कैश में नहीं लेना चाहिए। अब्बू ने कहा इस गुमराही में मैं आपका साथ दूंगा, 25 लाख मेरी तरफ से डालो। वो जिस सवाल का मैं तो तर्जुमा कर रहा हूँ, मेरे में देख रहे हो। अच्छा जी, the previous premises was purchased several years ago for 1 point and I had a tax WDV of 6 लाख at the time of disposal. Very simple, पुरानी बिल्डिंग बिक रही है और नई बिल्डिंग खरीद रहे हैं। The net income from the studio is 9,90,000, तो ये नेट प्रॉफिट हो गया। The expenses include salaries of 2 workers, 2 वर्कर भी हमने रखे हुए हैं, 25,000 और 36,000 दिन को दे रहे हैं, और बिजली का बिल भी हमने दिया है। ऑल एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश, और सारे ही खर्चे हमने कैश में पे किए हैं। ही वाना कार, ये तो फिर अलग चीज शुरू होगी मेरे ख्याल से। अब ये दोनों एडजस्टमेंट एक हैं, ई और एफ, इनको इकट्ठा चलाते हैं। तो ई और एफ को अब आप इकट्ठा चलाएं और मुझे ये बताएं कि सवाल के अंदर बिजनेस इनकम सॉल्व करने के लिए पार्ट टाइम कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अदर सोर्स में डालें, वन ऑफ एडवेंचर भी बिजनेस ही होता है। तो इसलिए आप इसको अदर सोर्स में डालें या बिजनेस में डालें, बिजनेस में। वैसे भी जब वो डेप्रिसिएशंस वगैरह दे रहे हैं ना कि टैक्स डब्ल्यूडीवी इतनी है, डिडक्शन इतनी है, तो अदर सोर्स में डिडक्शन चार्ज करने की इजाजत ही नहीं है अनलेस कि आप प्लांट एंड मशीनरी को लैंड एंड बिल्डिंग साथ किराए पे दें। तो टैक्स डब्ल्यूडीवीज आ जाना भी इस चीज का सबूत है कि वो बिजनेस में डलवाना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, पूरे सिलेबस में किसी चैप्टर में डिडक्शन माइनस करने की इजाजत नहीं है, सिवाय बिजनेस के चैप्टर पूरे में और अदर सोर्स के चैप्टर में सिर्फ एक जगह पे, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी साथ किराए पे दिया, इस वजह से भी ये बिजनेस में गिरेगी। अब सिंपल सा सवाल है, मेरे ख्याल से तो यहां से शुरू कर लें क्योंकि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, यहां से शुरू कर लें, फिर ऊपर से पढ़ना शुरू कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 3, नेट वो इनकम फ्रॉम बिजनेस जी, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 990। अब आपकी मर्जी है सेल से शुरू करूं या प्रॉफिट से शुरू करूं, जहां मर्जी से आप करा दें, कर ही नहीं सकते सेल से शुरू, अवेलेबल ही नहीं है सेल, अवेलेबल ही नहीं है सेल। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे घर में जाके क्वेश्चन नंबर 22 से, तो वहां फिर आपको जो है वो मैंने काफी डिटेल से एक बात लिखवाई थी कि प्रॉफिट नहीं है तो ऑन 1 सितंबर वजाहत स्टार्टेड अ ट्यूशन सेंटर फॉर स्टूडेंट्स, ही रिसीव्ड ट्यूशन फीस ऑफ 2198। तो ये वाला बिजनेस का न्यूमेरिकल कहां से स्टार्ट किया था, सेल से, और सुल्तान वाला कहां से स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट से। भाईजान दुम निकल गया हाथी रह गया, टाइम पे आयो, ये एडजस्टमेंट कमाल की है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, इस न्यूमेरिकल के दुम निकल गया हाथी रह गया। रिवीजन है ये, कोई नहीं, आप सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपने की हुई है, रिवीजन है एक तरह की। तो ये एडजस्टमेंट पहले करनी है, ये कर लें, ये पहले करनी है, ये कर लें, ये जरा थोड़ा आसान है, साथ साथ फर्क कर दें। 25,000 अलाउ हो जाएगी और 36,000 डिसअलाउ होगी। 32,000 से ऊपर की सैलरी कैश में पे नहीं कर सकते, तो लेस सैलरी ऑफ 25,000, इसको डैश डाल दें, शक ये नहीं भी लिखनी ना लिखें, मेरे ख्याल से लिखने बेहतर है, और ऐड बैक कर दें। आपको पता है ना, जिस चीज को इग्नोर करना होता है, जिस खर्चे को इग्नोर करना होता है, उसको लेस करके इग्नोर कर देते हैं, लेस वाली साइड पर लिख के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐड बैक कर दें सैलरी ऑफ 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ओहो, बिजली के बिल भी कैश में पे किए, वो भी ऐड करवाएं, कर सकते हैं। फिर क्या करें, लेस लिख के दोबारा माइनस कर दें, लेस लिख के इग्नोर कर दें। इधर वो जरूरी उस तरह नहीं होता सेल्स टैक्स की तरह के फिगर्स भी लिखें साथ साथ, सेल्स टैक्स में हम फिगर्स भी लिखते थे साथ साथ।
अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट आसान सी है, पुरानी बिल्डिंग बिक रही है, नई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, पुरानी की WDV वगैरह लेके गेन लॉस निकाल रहे हैं, नई की इनिशियल अलाउंस और एक्सेप्शन नहीं निकालनी, बिल्डिंग पे इनिशियल अलाउंस नहीं होता, बिल्डिंग पे सिर्फ क्या होती है, डेप्रिसिएशन। सुल्तान इज ऑल्सो अ पार्ट टाइम सिंगर एंड ओन्स अ स्टूडियो। ही सोल्ड द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस क्या होती है, बिल्डिंग नहीं, अगर उसमें लैंड होती फिर अलग देता, वो फिर कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में जानी थी, ये बिल्डिंग ही होगी बस। ही सोल्ड द बिल्डिंग इन विच स्टूडियो वाज सिचुएटेड फॉर 10 मिलियन। तो बताएं जी वर्किंग नंबर कौन सी, 4। टैक्स गेन लॉस ऑन, बोले 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 माय डियर, ऑन डिस्पोजल, टैक्स गेन लॉस ऑन डिस्पोजल। He sold the premises in which studio was situated for 10 million. अभी नोट कर लीजिएगा, and shifted his new premises which he purchased for 74.82 million. इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन निकाल लूंगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं बस 1 सेकंड में इसको फारिग कर देता हूं उधर जाके, इस पे साथ ही इसके लिए वर्किंग खोलने की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। जी नहीं माय डियर, 7 है ना, वो 10% है ना, 7482, एक्सेलेंट, 7482। नई की कॉस्ट माइनस करें या नई की टैक्स डेप्रिसिएशन, जो पुरानी बिकती है उसका गेन लॉस डालना न्यूमेरिकल में नहीं भूलना, जो नई खरीदते हैं उसका डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस वगैरह डालना नहीं भूलना, इनिशियल अलाउंस तो आना नहीं क्योंकि ये बिल्डिंग है। ओके, द प्रीवियस प्रेमिसेस वर परचेज्ड सेवरल इयर्स अगो फॉर 1.4 मिलियन, कॉस्ट कितनी है 1.4 मिलियन, एंड टैक्स WDV ऑफ 6 लाख एट द टाइम ऑफ, माय डियर कॉस्ट उठाऊं या WDV, जनरल रूल क्या है गेन लॉस निकालने का, बोले बोले जनरल रूल क्या है गेन लॉस निकालने का, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, कैपिटल गेन के चैप्टर में और बिजनेस के चैप्टर में कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV। तो अगर 4 बातें ना हो, 4 बातें मैं रिवाइज कराता हूं, अगर एसेट एक्सपोर्ट तो इसको शायद छेड़ते हैं, अगर एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो तो WDV में डिडक्शंस नॉट अलाउड ऐड करते हैं, अगर 75 लाख से ऊपर की गाड़ी बिक रही हो, वो तो है नहीं हमारे सवाल में, और अगर बिल्डिंग बिक रही हो और कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा हो तो BV के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दें। ये बात रिवाइज करानी थी आज, बिल्डिंग बिक रही और BV के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दें। कॉस्ट बोले माय डियर 1400, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन उत्तर 1400 माइनस 600 800, लेकिन एक काम करना है, अभी 1400 को यूज नहीं करना, थोड़ा सा खुला खुला कर लें चीजों को। Where consideration on disposal of building exceed the cost, the consideration shall be treated as cost। इसको काटें, इसको काट के 10,000 करें माय डियर, हो गया। अब गेन ऐड करना है लेस करना है, ऐड टैक्स
गेन जी 800। ओवर। चलें जी टोटल्स कर दें। एक आप पॉइंट जी पढ़ लें। उसने गाड़ी जीती है, हाँ हाँ ये तो अदर सोर्स में था ना, कंपटीशन जो सेल प्रमोशन वाला 8,50,000। इसको पाएं इधर, किधर पाना है, अदर सोर्स में। गाड़ी जीती है और अगर एम्प्लॉयर से मिली होती तो सैलरी में। उसके बाद चैरिटी वाला टैक्स क्रेडिट है, ये भी अप्रूव्ड इदारे को मिलेगा। और ये अप्रूव्ड पेंशन फंड वाला टैक्स क्रेडिट है, ये आप लोगों ने घर में जाके खुद ही देनी है। मैं इंशाल्लाह 2-3 मिनट में क्लास फ्री करूँ। टोटल्स करा दें। 99 39 नहीं 5260 नेगेटिव बोलें, 5260। चले माय डियर, ये बुरी बस है और ये अच्छी बस है और ये अच्छी सवारी है। तो ज़ाहिरी बात है, अब न्यूमेरिकल्स लॉसेस के तो हैं, अब लॉसेस पढ़ लिया हुआ है, अब तो ये ज़रा प्रॉपर तरीके से चलें। तो बता दें फेस पे क्या जाएगा, बता देना बस, क्या ख़त्म हो गया फेस, अब क्या, और सैलरी तो बाहर आ जाएगा ना 99, क्योंकि ये बुरी बात है। सैलरी के प्रॉफिट में से रूल 1 किसी और हेड का लॉस माइनस, लेकिन अदर सोर्स के प्रॉफिट में से बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस माइनस हो तो फिर अदर सोर्स को अंदर रखें, इसमें से माइनस करें इनकम फ्रॉम बिजनेस, बाकी इंशाल्लाह अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पता नहीं कौन सा साल है, 2023 2029 तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा, अब इसका 75% लेना है और इसी से कंपेयर करना है, तो ज़ाहिर बात है सैलरी ज़्यादा आएगी, तो कौन सा टेबल लगेगा, टेबल 2 लगेगा। चलें जी, मेरी तरफ से ख़त्म हुआ, सॉल्यूशन देख लें। ये 2 चीज़ें देखें इधर, अप्रूव्ड इदारे को डोनेशन इन काइंड दे सकते हैं, हाँ कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। आंसर नंबर 19 देखें जी, 9970 3950 माइनस 5260, यही आ गया, ये टैक्स आ गया। पहले किसका टैक्स माफ कर दें, सेक्शन 61 और फिर सेक्शन 63 का, और कैरी फॉरवर्ड कर लें लॉस। बस एक थोड़ा सा एतराज़ है मुझे इस सवाल पर, वो मैं आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। नहीं वो वाला नहीं, सवाल वाले को जो है ना अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन देनी चाहिए थी, वो उल्टवा के टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना, तो ज़्यादा मज़ा आता है। ये अजीब सी बात है कि टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई, ये थोड़ा सा अजीब सा है वैसे। हाँ सेल से चल रहे हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, फिर तो टैक्स डेप्रिसिएशन दे दे तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन एक सवाल में 40 प्रॉफिट से रहे हैं तो अकाउंटिंग वालों ने तो भी तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की होगी ना, और इसी तरह अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस भी मिसिंग था इस सवाल में, तो मेरे ख्याल से इसको वो भी देना चाहिए था। तो पिछले सवालों से बड़ा हट के ये सवाल आया, इस सवाल में ना अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन गिवन है
तो गिवन होती तो बहुत अच्छा हो जाता। मैं अकाउंटिंग डेफिशिएंट उल्टा के टैक्स डेफिशिएंट माइनस करता और फिर अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस उल्टा के टैक्स वालों का गेन लॉस माइनस करता। लेकिन मेरे ख्याल से असल में ये इसने शायद प्रॉपर अकाउंटेंट हायर नहीं किया हुआ, इसलिए ये बंदा बस नेट इनकम स्टूडियो की ऐसे ही निकाल लेता होगा, बस खर्चे खुर्चे माइनस करके निकाल लेता होगा। आम लोगों को तो डेप्रिसिएशन और गेन लॉस का पता ही नहीं होता, इस वजह से शायद इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। तो अगर कोई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग गेन लॉस रिकॉर्ड हुआ होता तो सवाल वाला मेरे ख्याल से देता, फिर हम उसे उल्टाते। लेकिन अब नहीं दिया हुआ तो हम कैसे उल्टाएं? लेकिन कम से कम फिर ये तो नहीं कह सकते कि इस एडजस्टमेंट्स को भी इग्नोर कर दें, ये तो एडजस्टमेंट्स पोस्ट करें फिर गुजार चलाएं। ठीक है, अल्लाह।